हाय एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ कि रेंट पे टीडीएस के जो प्रोविजन है वो कैसे एप्लीकेबल होंगे। अब यदि कोई ऑनर है उसके द्वारा अगर कोई प्लांट या मशीनरी या कोई प्रॉपर्टी है जो कि रेंट पे दी जाती है, तो उस केस में जो टेनेंट होता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि अगर रेंट की अमाउंट एक स्पेसिफाइड लिमिट से ज़्यादा हो जाती है तो उस केस में टेनेंट जो है उसको टीडीएस जो है वो डिडक्ट करना पड़ता है। अब यहाँ पे रेंट पे जो टीडीएस है वो दो सेक्शन में डिडक्ट किया जाता है, एक तो सेक्शन 194I और एक है सेक्शन 194IB। अब इन दोनों सेक्शन में काफी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमको टीडीएस जो है वो कौन से सेक्शन जो है उसमें डिडक्ट करना है। तो आज की इस वीडियो में हम इन दोनों सेक्शन को डिटेल में समझेंगे ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि सेक्शन 194I और 194IB में क्या डिफरेंस है। तो वीडियो जो है उसको एंड तक जरूर देखिए क्योंकि आज की जो ये वीडियो है वो आपके लिए काफी यूजफुल होने वाली है। तो पहले हम सेक्शन 194I जो है उसको समझते हैं कि 194I में टीडीएस के जो प्रोविजन है वो कैसे एप्लीकेबल होते हैं। अब मान लो अगर कोई प्रॉपर्टी जो है उसका ऑनर है, तो यहाँ पे ऑनर कौन होना चाहिए? कोई भी रेजिडेंट पर्सन। अब उसके द्वारा अगर कोई प्रॉपर्टी है जो कि टेनेंट जो है उसको रेंट पे दी जाती है, तो यहाँ जो प्रॉपर्टी है उसकी डेफिनेशन में कौन कौन सी प्रॉपर्टी कवर होती है? तो कोई भी प्लांट एंड मशीनरी हो सकती है, इक्विपमेंट हो सकता है, कोई भी लैंड एंड बिल्डिंग हो सकती है, या कोई भी फर्नीचर एंड फिटिंग्स हो सकती है। अब ये प्रॉपर्टी जो है वो टेनेंट को दी जाती है रेंट पे। तो यहाँ पे टेनेंट जो है वो कौन पर्सन होना चाहिए? तो यहाँ पे टेनेंट कोई भी इंडिविजुअल या एचयूएफ हो सकता है जिसपे टैक्स ऑडिट के प्रोविजन जो है वो एप्लीकेबल होते हैं। यानी कि कोई भी इंडिविजुअल या एचयूएफ यानी कि वो बिजनेसमैन है और उसका पूरे साल का जो टर्नओवर है वो 1 करोड़ से एक्सीड हो गया हो, या फिर मान लो कोई प्रोफेशनल है और उसकी जो प्रोफेशनल रिसिप्ट है वो पूरे साल में 50 लाख से एक्सीड हो गई हो, तो उस केस में फिर उसके ऊपर टैक्स ऑडिट कराने के प्रोविजन जो है वो एप्लीकेबल हो जाते हैं। साथ ही टेनेंट जो है वो कोई कंपनी या फर्म या 1 पर्सन कंपनी भी हो सकती है। अब इस टेनेंट जो है उसके द्वारा मान लो मिस्टर ओनर जो है उसको पूरे साल भर में जो रेंट पे किया जाता है वो रेंट अगर 2,40,000 रुपए से ज्यादा हो जाता है, तो उस केस में फिर टेनेंट जो है उसकी लायबिलिटी होती है कि उसको टीडीएस जो है वो डिडक्ट करके रिमेनिंग पेमेंट जो है वो ओनर को करना है। अब यहाँ पे जो आपकी प्लांट एंड मशीनरी होती है उस पे 2% से टीडीएस डिडक्ट किया जाता है, और जो आपकी लैंड एंड बिल्डिंग है उस पे 10% से टीडीएस डिडक्ट किया जाता है। अब एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि यहाँ पे जो ओनर है उसका एक्चुअल ओनर होना जरूरी नहीं है। मतलब रेंट की डेफिनेशन जो है उसमें ओनर कोई भी पर्सन हो सकता है। मान लो ये जो पर्सन है उसने अगर कोई प्रॉपर्टी है जो कि हायर परचेज पे ले रखी है, या मान लो कोई लीज पे ले रखी है, या फिर मान लो किसी कॉन्ट्रैक्ट जो है उस पे ले रखी है, या किसी एग्रीमेंट जो है उसमें ले रखी है, और आगे अगर उसके द्वारा ये प्रॉपर्टी जो है वो टेनेंट को दी जाती है, तो मान लो उस केस में भी अगर रेंट की अमाउंट अगर एक स्पेसिफाइड लिमिट से ज्यादा हो जाती है तो टीडीएस के जो प्रोविजन है वो एप्लीकेबल होंगे। तो सेक्शन 194I का जो पूरा प्रोविजन है उसको हम एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। अब मान लो यहाँ पे जो मिस्टर राम है उसके द्वारा कोई प्रॉपर्टी है जो कि रेंट पे दी जाती है मिस्टर श्याम को। अब मिस्टर राम जो है उसके द्वारा एक तो लैंड एंड बिल्डिंग जो है वो दी जाती है, और एक प्लांट एंड मशीनरी है जो कि मिस्टर श्याम को रेंट पे दी जाती है। तो यहाँ पे मिस्टर राम जो है उसने क्या कर रखा है, 2 सेपरेट एग्रीमेंट है जो कि कर रखे हैं दोनों प्रॉपर्टी के संबंध में। लेकिन हमको ओवरऑल पेमेंट जो है वो मिस्टर राम को कितना रिसीव हो रहा है वो चेक करना है, क्योंकि यदि ओवरऑल पेमेंट अगर 2,40,000 रुपए से ज्यादा है तो उस केस में टीडीएस के जो प्रोविजन है वो एप्लीकेबल हो जाएंगे। तो यहाँ पे मिस्टर श्याम के द्वारा जो पेमेंट किया जाता है वो टोटल 3 लाख रुपए है, यानी कि ये 2,40,000 रुपए से ज्यादा है। तो इस केस में मिस्टर श्याम जो है उसकी लायबिलिटी होती है कि उसको मिस्टर राम को पेमेंट करते समय टीडीएस जो है वो डिडक्ट करना है। अब यहाँ पे जो लैंड है उस पे 10% से टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा, जो बनता है 18,000 रुपए का, और जो प्लांट एंड मशीनरी है उस पे 2% से टीडीएस डिडक्ट करना है, जो बनता है 2400 रुपए। तो टोटल पेमेंट हो जाता है 20,400 रुपए का। अब ये टीडीएस जो है वो मिस्टर श्याम के द्वारा कब डिडक्ट किया जाएगा? तो मिस्टर श्याम के द्वारा जब मिस्टर राम को ये एक्चुअल में पेमेंट किया जाता है, या फिर मान लो उसके बैंक अकाउंट में जब क्रेडिट किया जाता है, विच एवर इज अर्लियर, दोनों में से जो भी पहले हो उस टाइम मिस्टर श्याम जो है उसके द्वारा ये 20,400 रुपए का जो टीडीएस है वो डिडक्ट किया जाएगा, और जो रिमेनिंग पेमेंट है 2,79,600 वो मिस्टर श्याम के द्वारा मिस्टर राम जो है उसको पेमेंट किया जाएगा। अब मिस्टर श्याम के द्वारा जो ये 20,400 रुपए का टीडीएस है जो कि डिडक्ट किया गया है, ये मिस्टर श्याम को गवर्नमेंट को डिपॉजिट कराना है।
जिस महीने में उसके द्वारा टीडीएस डिडक्ट किया जाता है उसके अगले महीने की 10 तारीख तक, यानी कि 10 तारीख से पहले ये टीडीएस जो है वो गवर्नमेंट को डिपॉजिट कराना है। और इसके बाद मिस्टर श्याम जो है उसके द्वारा अपनी टीडीएस की जो रिटर्न है वो फाइल की जाएगी। अब इस टीडीएस की जो रिटर्न है उसके लिए आपका फॉर्म होता है फॉर्म 26Q। ये फॉर्म जो है वो मिस्टर श्याम जो है उसको क्या करना है, फाइल करना है। अब यहाँ पे जो टीडीएस का रिटर्न जाता है वो क्वार्टरली बेसिस पे जाता है, यानी कि आपका अप्रैल से जून का जो रिटर्न है वो 31 जुलाई तक, जुलाई से सितंबर का 31 अक्टूबर तक, अक्टूबर से दिसंबर का जो है वो 31 जनवरी तक। लेकिन यहाँ पे एक चीज ध्यान रखनी है कि जो जनवरी से मार्च का रिटर्न है उसमें आपको एक महीना एक्स्ट्रा मिलता है, यानी कि आपका जनवरी से मार्च का जो है रिटर्न उसमें आपको टीडीएस डिपॉजिट कराने की डेट जो है वो 30 अप्रैल है, और आपका जो टीडीएस का रिटर्न है वो सबमिट करने की डेट जो है वो 31 मई है। और फिर मिस्टर श्याम जो है उसके द्वारा ये टीडीएस का जो रिटर्न है वो सबमिट कर देने के बाद उसके द्वारा मिस्टर राम जो है उसको एक सर्टिफिकेट जो है वो टीडीएस का इशू किया जाएगा, और ये सर्टिफिकेट जो होता है वो होता है आपका फॉर्म नंबर 16A। अब सेक्शन 194 IB जो है उसमें टीडीएस के प्रोविजन जो है वो कैसे एप्लीकेबल होंगे, तो मान लो मिस्टर राम है जो किसी प्रॉपर्टी का ऑनर है। अब यहाँ पे मिस्टर राम जो है उसका रेजिडेंट होना जरूरी है। अब उसके द्वारा कोई प्रॉपर्टी है जो कि टेनेंट मिस्टर श्याम जो है उसको रेंट पे दी जाती है। अब ये जो प्रॉपर्टी है वो लैंड एंड बिल्डिंग है। अब यहाँ पे जो टेनेंट है वो कौन होना चाहिए, तो जो टेनेंट है वो कोई भी इंडिविजुअल या एचयूएफ हो सकता है जिसपे टैक्स ऑडिट के प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होते हैं, यानी कि जो सेक्शन 194 आई में कवर होते हैं वो पर्सन यहाँ पे कवर नहीं होंगे। अब मान लो मिस्टर श्याम जो है उसके द्वारा जो रेंट पे किया जाता है मिस्टर राम को वो 50,000 रुपए पर मंथ से ज्यादा है, तो उस केस में मिस्टर श्याम की लायबिलिटी होती है कि उसको ये पेमेंट जो है वो टीडीएस डिडक्ट करके मिस्टर राम जो है उसको करना है। अब मिस्टर श्याम के द्वारा जो ये टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा फाइनेंशियल ईयर 24-25 के लिए, तो यहाँ पे दो रेट जो है वो एप्लीकेबल होगी, क्योंकि रिसेंटली जो गवर्नमेंट के द्वारा बजट 2024 प्रेजेंट किया गया था उसमें आपके सेक्शन 194 IB की जो रेट है उसमें गवर्नमेंट जो है उसने कुछ चेंजेस किए हैं, यानी कि अब आपके फाइनेंशियल ईयर 24-25 के लिए दो रेट एप्लीकेबल होगी। फर्स्ट 6 मंथ्स जो है उसके लिए आपकी रेट लगेगी 5%, और नेक्स्ट जो 6 मंथ्स है यानी कि 1 अक्टूबर 2024 से आपके टीडीएस की रेट एप्लीकेबल होगी 2%। तो अब मिस्टर श्याम जो है उसको क्या करना है कि ये जो टीडीएस है वो डिडक्ट करना है। तो मिस्टर श्याम के द्वारा ये टीडीएस जो है वो कब डिडक्ट किया जाएगा, तो लास्ट मंथ ऑफ टेनेंसी और लास्ट मंथ ऑफ फाइनेंशियल ईयर एज द केस में भी। उसके बाद मिस्टर श्याम के द्वारा जो ये टीडीएस डिडक्ट किया जाता है तो टीडीएस डिडक्ट करने के 30 डेज में उसको क्या करना है, ये टीडीएस जो है वो गवर्नमेंट को डिपॉजिट कराना है, और उसके बाद उसको अपनी एक टीडीएस की रिटर्न होती है जो कि उसको फाइल करनी है। अब ये टीडीएस की जो रिटर्न उसके द्वारा फाइल की जाएगी उसके लिए उसका फॉर्म होता है फॉर्म 26QC, ये उसको फाइल करना है। और रिटर्न फाइल करने के बाद मिस्टर श्याम जो है उसको क्या करना है, एक सर्टिफिकेट होता है टीडीएस का, ये सर्टिफिकेट जो है उसको मिस्टर राम जो है उसको इशू करना है, तो उसके लिए फॉर्म होता है फॉर्म 16C। और जैसे ही मिस्टर राम को ये फॉर्म इशू कर दिया जाएगा तो राम क्या कर सकता है, टीडीएस की जो क्रेडिट है वो ले सकता है। तो इस तरीके से आपके सेक्शन 194 IB के जो प्रोविजन है वो एप्लीकेबल होंगे। तो अब दोनों सेक्शन जो है उसमें क्या मेजर डिफरेंस है, तो फर्स्ट है एप्लीकेबिलिटी। तो आपका जो सेक्शन 194 आई है वो इंडिविजुअल और एचयूएफ जो है उसके केस में एप्लीकेबल होता है जिनपे टैक्स ऑडिट के प्रोविजन जो है वो एप्लीकेबल होते हैं, और जो सेक्शन 194 IB होता है वो इंडिविजुअल और एचयूएफ जिनपे टैक्स ऑडिट के प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होते हैं। अब टीडीएस डिडक्ट करने के लिए मॉनेटरी लिमिट क्या है, तो 194 आई में अगर 2,40,000 रुपए से ज्यादा का रेंट अगर आपका हो जाता है पूरे साल का, तो उस केस में टीडीएस के प्रोविजन जो है वो एप्लीकेबल हो जाते हैं। और सेक्शन 194 IB जो है उसमें अगर आपका रेंट 50,000 रुपए पर मंथ से एक्सीड हो जाता है तो उस केस में टीडीएस के प्रोविजन एप्लीकेबल होते हैं। अब ये कौन कौन सी असेट्स जो है उस पे एप्लीकेबल होते हैं, तो सेक्शन 194 आई जो है वो लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, फिटिंग्स इस पे एप्लीकेबल होता है, जबकि आपका जो सेक्शन 194 IB है वो केवल लैंड और बिल्डिंग अगर आप रेंट पे देते हैं तो उस केस में ही एप्लीकेबल होता है। देन नेक्स्ट है आपका रेट ऑफ टीडीएस। तो सेक्शन 194 आई जो है उसमें अगर आप कोई प्लांट एंड मशीनरी रेंट पे दे रहे हैं तो 2% से टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा, और यदि आप कोई लैंड और बिल्डिंग या फर्नीचर है वो अगर आप रेंट पे देते हैं तो 10% से टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा।
लेकिन बजट 2024 जो है उसमें गवर्नमेंट ने सेक्शन 194 IB में टीडीएस की रेट जो है उसमें चेंजेस किया है, यानी कि 30 सितंबर तक आपके 5% की रेट एप्लीकेबल होगी और 1 अक्टूबर से आपके 2% से टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा। देन नेक्स्ट है टाइम लिमिट ऑफ टीडीएस डिडक्शन, यानी कि टीडीएस जो है वो कब डिडक्ट करना है। तो 194I जो है उसमें टीडीएस एट द टाइम ऑफ क्रेडिट और पेमेंट दोनों में से जो भी पहले हो उस टाइम टीडीएस डिडक्ट करना है, और 194IB जो है उसमें एट द टाइम ऑफ क्रेडिट फॉर द लास्ट मंथ ऑफ रेंट और लास्ट मंथ ऑफ टेनेंसी और या फिर एक्चुअल पेमेंट दोनों में से जो भी पहले हो उस टाइम टीडीएस जो है वो डिडक्ट किया जाएगा। नेक्स्ट है टाइम लिमिट फॉर पेमेंट ऑफ टीडीएस, यानी कि जो टीडीएस डिडक्ट किया गया है वो गवर्नमेंट को कब जमा कराना है। 194I जो है उसमें जिस महीने टीडीएस डिडक्ट किया जाता है उसके अगले महीने की 7 तारीख तक गवर्नमेंट जो है उसको टीडीएस डिडक्ट करना है, लेकिन मार्च का एक्सेप्शन है। मार्च में अगर टीडीएस डिडक्ट किया गया है तो आप 30 अप्रैल तक जमा करा सकते हैं, लेकिन 194IB में जिस महीने में टीडीएस डिडक्ट किया जाता है उसके 30 दिन के अंदर आपको टीडीएस डिपॉजिट कराना है। देन नेक्स्ट है रिक्वायरमेंट ऑफ टैन। तो 194I जो है उसमें आपको टीडीएस का रिटर्न फाइल करने के लिए टैन नंबर लेना कंपलसरी होता है, और साथ ही आपको टीडीएस डिपॉजिट कराने के लिए भी टैन जो है वो कंपलसरी है। लेकिन 194IB जो है उसमें आप बिना टैन के भी टीडीएस डिपॉजिट करा सकते हैं और अपनी रिटर्न फाइल कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पे टैन नंबर लेना मैंडेटरी नहीं है। नेक्स्ट है टीडीएस की रिटर्न। तो 194I जो है उसमें फॉर्म 26Q जाता है आपके टीडीएस के रिटर्न का, और 194IB जो है उसमें आपका 26QC जाता है। नेक्स्ट टीडीएस सर्टिफिकेट जो कि इशू किया जाता है टेनेंट के द्वारा, तो 194I जो है उसमें फॉर्म 16A इशू किया जाता है और 194IB जो है उसमें फॉर्म 16C इशू किया जाता है। तो ये मेजर डिफरेंस है 194I और 194IB में। तो आई होप आपको अब अच्छे से समझ में आ गया होगा कि आपको कब टीडीएस जो है वो 194I में काटना है और कब आपको टीडीएस जो है वो 194IB जो है उसमें डिडक्ट करना है। तो आई होप आज की जो ये वीडियो है वो आपके लिए काफ़ी यूजफुल रही होगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।